नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एमपी जीके का एक नया टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसकी जो है पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले ये जो कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपकी जानकारी के लिए कुछ यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कृषि एवं पशुपालन। तो बात करें कि यह जो हमारा कृषि है यह जो है किस सूची का जो है आपका विषय है। आप सभी जानते होंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। उसमें से जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें आपके 3 सूचियों का उल्लेख हमें मिलता है। पहली है हमारी केंद्र सूची या जिसे संघ सूची के नाम से जाना जाता है। दूसरी यहाँ पर हम बात करें तो दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी यहाँ पर आती है आपकी समवर्ती सूची। तो इस प्रकार जो संविधान की 12 अनुसूचियाँ दी गई है उसमें जो 7वें नंबर की अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों का हमें वर्णन मिलता है। पहली होती है आपकी केंद्र सूची या जिसे संघ सूची के नाम से जाना जाता है, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो यह जो राज्य सूची होती है इसी के अंतर्गत जो है आपका जो यह कृषि विषय है इसको इसको जो है आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कृषि जो है यह किसका विषय है या किस सूची में इसको रखा जाता है। तो जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत आपका जो कृषि है इसको रखा गया है। वहीं यहाँ पर देखिए, कृषि की बात आई है तो अभी जो करंट पे कुछ आपके मंत्री हैं कृषि से संबंधित वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो इनका नाम है आपका कमल पटेल। कमल पटेल जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका प्रेम सिंह पटेल। तो दोनों यह जो पटेल है आपके वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। तो पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तो कमल पटेल, वहीं अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री तो इनका नाम है आपका प्रेम सिंह पटेल। यह तो हमारे मध्य प्रदेश की बात हो गई। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री को है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर है। इनका भी जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश से ही है। तो वर्तमान में केंद्र के जो आपके कृषि मंत्री है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और इनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है। 4 ऑप्शन है, 43%, 50%, 60% या 70%। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 50%। तो मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है आपका कितना है, तो ये आपका 50% है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है। तो मध्य प्रदेश कृषि की दृष्टि से जो है एक पिछड़ा हुआ राज्य है जिसके लगभग 50% भूमि जो है आपकी कृषि योग्य भूमि है। और इसमें से ये जो 50% भूमि है इसमें 43% जो भूमि है एक फसलीय कृषि के अंतर्गत तथा 70% जो भूमि है द्विफसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत आपके शामिल है। यानी कि देखिए, जो आपका कुल भूमि है उसमें से आपका जो 50% है वह तो आपका कृषि योग्य भूमि है, लेकिन यह जो 50% है इसको अगर हम 100% मान के चले तो इसमें से आपका जो 43% है वह कितना है, तो वह आपका यहाँ पर एक फसलीय कृषि जो है यहाँ पर होती है। और 70% की बात करें तो इस पर जो है आपकी द्विफसलीय कृषि की जो है द्विफसलीय कृषि होती है। यानी कि 43% जो भूमि है आपकी यहाँ पर सिर्फ एक ही फसल जो है आपकी उगाई जाती है और 73% जो कृषि भूमि है यहाँ पर आपकी जो द्विफसलीय यानी कि 2 फसल आपकी उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के फसलों में किसका रकबा ज़्यादा है। 4 ऑप्शन है, खरीफ
फसल का, रबी फसल का, जायद का या सभी का बराबर है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है खरीफ की फसल का मध्य प्रदेश में जो रकबा है आपका सर्वाधिक है। वहीं बात करें कि खरीफ की फसल का जो है इसका जो आपका इसकी अवधि जो होती है वह क्या होती है, तो इसको जो है जून जुलाई माह में जो है आपका बोया जाता है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फसल जो है आपकी बोई जा रही है, तो खरीफ की फसल जो है आपकी वर्तमान समय में जो है आपकी बोई जा रही है। और खरीफ की फसल का उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आ जाएगा आपके सोयाबीन, कपास, मूंगफली और जो दालें, मक्का वगैरह, यह जो है आपकी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यह खरीफ फसल जो है मध्य प्रदेश में कृषि अधिकांशतः जो है आपके वर्षा आधारित होने से खरीफ फसल का जो रकबा है सर्वाधिक होता है। और खरीफ की फसल लगभग कृषि क्षेत्र पर, लगभग सभी कृषि क्षेत्र पर जो है आपकी उगाई जाती है, क्योंकि जो खरीफ की फसल है वह मानसून आधारित होती है। यहाँ पर जो है आपकी जो वर्षा होती है उसी पर आधारित होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। चार ऑप्शन है पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बैतूल या सिवनी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इसका जो आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जो है आपके ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो बात करें कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश का आपका 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से जो गुना, शिवपुरी और श्योपुर वाला इलाका है यह जो है मध्य प्रदेश का ज्वार प्रदेश कहलाता है, जबकि पन्ना, टीकमगढ़ और यह जो रीवा जिला वाला क्षेत्र है गेहूं और ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर की बात करें तो कपास और गेहूं का क्षेत्र है, तथा छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी जो जिले हैं आपके चावल और कपास क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश को जो है 7 कृषि क्षेत्रों में आपका बांटा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है यह आपका चावल क्षेत्र कहलाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप है वह इस प्रकार से बनता है। मध्य प्रदेश का जो मैप है आपका किस प्रकार से बनता है, तो एक बार और यहाँ पर देख सकते हैं आपके मध्य प्रदेश का जो हमारा मैप होता है इस प्रकार से होता है। तो जो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल का क्षेत्र कहलाता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो इलाका है हमारा चावल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो है हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है और यहाँ पर जो है आपकी चावल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है, तो लाल और पीली मृदा जो है आपकी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं चावल की कृषि के लिए आपकी बहुत ही उपयोगी होती है। तो यहाँ पर यह वाला जो क्षेत्र है आपका चावल का प्रदेश जो है कहलाता है, चावल क्षेत्र जो है कहलाता है कौन सा क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र है चावल तथा कपास का क्षेत्र आपका कहलाता है। चार ऑप्शन है खंडवा, छिंदवाड़ा, झाबुआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है खंडवा वाला जो क्षेत्र है चावल तथा कपास का क्षेत्र आपका कहलाता है। कृषि क्षेत्र विभाजनों के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को चावल व कपास का क्षेत्र आपका घोषित किया गया है, जबकि कपास के क्षेत्र के अंतर्गत और कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, बड़वानी, झाबुआ आदि जो जिले आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चार ऑप्शन है सोयाबीन, दलहन, अलसी या उपरोक्त सभी में। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो आपका प्रथम स्थान रखता है। तो कौन कौन से फसल में जो है आपका प्रथम स्थान रखता है, तो सोयाबीन, अफीम, चना, दलहन, अलसी, जबकि तिलहन की बात करें तो ज्वार, तुअर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है आपका देश भर में दूसरा स्थान है। तो देखिए यहाँ दलहन यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर जितनी दालें होती है या इसके अंतर्गत जो जो फसल आती है उनका कुल उत्पादन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वहीं अगर किसी विशेष दाल का जैसे आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर जैसे कि तुअर के उत्पादन में, तो तुअर के उत्पादन में पूरे देश भर में जो है आपका दूसरा स्थान रखता है। हाल ही में देखिए एक न्यूज़ आई थी आपकी कि जो मध्य प्रदेश का आपका कटनी जिला है
सॉरी कटनी नहीं, हाल ही में एक न्यूज़ आई थी आपका, एक है गुना जिला। गुना जिला जो है धनिया उत्पादन में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर रहा था। तो गुना जिला हमारा मध्य प्रदेश से ही संबंधित है और धनिया उत्पादन में जो है आपका पूरे देश भर में जो है आपका प्रथम स्थान पर रहा था। और गुना जिला 20 से 25% जो देश भर में जितना धनिया उत्पादन होता है उसका 20 से 25% मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला उत्पादित कर देता है और उस जिले का नाम है गुना जिला। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल अलसी के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? चार ऑप्शन है, भिंड, मुरैना, छतरपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन या बालाघाट, रीवा। तो बालाघाट और रीवा यह जो जिले हैं मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक आपके जिले हैं। देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों या तिलहन का जो है आपका उत्पादन करता है? तो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आपका सर्वाधिक सरसों का जो है उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे संबंधित आपने एक बात भी नोटिस करी होगी कि यहाँ के इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह सब्जी वगैरह भी बना के खाते हैं। तो सरसों की तेल की जो है सब्जियां यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर खाते हैं। और हमारे इधर की बात करें यानी कि मालवा क्षेत्र की बात करें तो इधर जो है आपका सोयाबीन का या मूंगफली का तेल जो है ज़्यादा चलता है और उसी का उपयोग जो है खाने में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इस तरफ की बात करें भिंड और मुरैना जिले की, तो इधर के जो आपके लोग होते हैं या यहाँ के जो निवासी होते हैं उनके द्वारा जो सरसों का तेल होता है उसका सर्वाधिक उपयोग जो है आपका किया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन भी जो है आपका भिंड और मुरैना जिले में ही होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है आपका सोया स्टेट के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल आपकी सोयाबीन है। और सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में होता है? तो जो मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वहां पर जो है आपका सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं जो कि 11वें नंबर का है। यह है कि मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन है, दृष्टि पर, श्रवण क्षमता पर, रक्त पर या निचले अंगों के संचालन पर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, निचले अंगों के संचालन पर। मध्य प्रदेश में जो केसरी दाल है इसका जो कुप्रभाव पड़ता है इन पर पड़ता है, इसलिए इस पर जो है आपका प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि इसका जो यूज है अब मध्य प्रदेश में नहीं होता है। खेसरी दाल जिसे कि लेथाइरस सेटाइवस पर जो है आपका प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि इसके उपभोग से निचले अंगों के संचालन पर जो है आपका कुप्रभाव पड़ता है और लकवा का जो डर है इससे रहता है। किससे रहता है? खेसरी दाल से। इसलिए इसके उपयोग पर जो है प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंध आपका लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने के क्षेत्र आपके कहते हैं? चार ऑप्शन है, रतलाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, धार या झाबुआ। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, खंडवा खरगोन जो जिले हैं इनको आपका जो है सफेद सोने के जिले कहा जाता है। और सफेद सोने के जिले इसलिए सफेद सोने का क्षेत्र इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कपास की खेती सर्वाधिक होती है। तो खंडवा खरगोन और दो और जिले यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। पहला है आपका बुरहानपुर और दूसरा है बड़वानी। पहला है बुरहानपुर, दूसरा है बड़वानी, तीसरा खंडवा और चौथा खरगोन। तो यह मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं जहाँ पर कपास की खेती के लिए इन 4 जिलों को जो है आपका सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उगाया जाता है? चार ऑप्शन है, मंदसौर, बड़वानी, खंडवा या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खंडवा जिला। यहाँ पर जो है आपका गांजा का सर्वाधिक उत्पादन होता है या सर्वाधिक गांजा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका उगाया जाता है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर देखिए जो खंडवा जिला है यहाँ पर गांजे से चरस भी जो है आपकी यहाँ पर बनाई जाती है। और खंडवा जिले का जो बड़गांव व गुजर साथ ही जामुली जो है यह आपके गांजा उत्पादक मुख्य क्षेत्र है या गांजा के
मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। वहीं अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आपका बनेगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आपकी अफीम बोई जाती है या सर्वाधिक अफीम मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाई जाती है, तो चार ऑप्शन है मंदसौर, शिवपुरी, सागर या बिलासपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सर्वाधिक अफीम जो है आपकी बोई जाती है या उगाई जाती है। तो देखिए हमने हाल ही में पढ़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांजे का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ पर होता है, तो यह आपका होता है खंडवा जिले में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वह होता है आपका मंदसौर जिले में। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कपास अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, खरगोन या मालवा। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आपका कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वह भी आपका खरगोन जिले में स्थित है। तो खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र दोनों खरगोन जिले में स्थित है। साथ ही इंदौर में अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर में कौन सा केंद्र स्थित है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो यह आपका रतलाम में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बड़वानी में यह आपका स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है। अभी इससे जुड़े आपसे चर्चा की है, तो यह आपका इंदौर जिले में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो संयंत्र है वह कहाँ पर आपका स्थापित किया जा रहा है, तो वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपका स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। जो फैक्ट मैंने पिछले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपसे बताया, वही यहाँ पर आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन है सिवनी, मंदसौर, इंदौर या उज्जैन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र सिवनी में आपका स्थापित था, लेकिन इससे बड़ा तथा एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन संयंत्र की जो स्थापना है मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपकी की जा रही है। उज्जैन की बात करें किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम या सबसे कम लाभ किस फसल को मिला है। चार ऑप्शन है गेहूं, चावल, ज्वार या दलहन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, दलहन जो फसल है इसको हरित क्रांति का जो है सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश में मिला है। इसलिए आपने देखा होगा कि सर्वाधिक जो कुपोषण है कहाँ पर है, तो वह हमारे मध्य प्रदेश में ही है। इसीलिए सर्वाधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो वह भी जो है हमारे मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। वही दलहन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन तो वह भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश भर के मामले में। वहीं हरित क्रांति की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1967 में हमारा जो देश है यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति की बात करें कि इसका जो सर्वाधिक लाभ है किन राज्यों को मिला है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों को या इन राज्यों को जो है हरित क्रांति का आपका सर्वाधिक लाभ मिला है। जबकि प्रदेश में दलहन फसलों को सबसे कम लाभ जो है आपका प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय आपके कितने हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 या 4। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय आपके कितने हैं, तो इनकी संख्या आपकी 2 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर जो है आपके कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो पहला जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। वहीं वर्ष 2008 में ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका कहा जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 2008 में होती है। वहीं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना आपके वर्ष 1964 में होती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बनता है मध्य प्रदेश में बीज फार्म विकास निगम का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था उत्तम किस्म के बीजों का संवर्धन करना और फार्मिंग के तरीकों का विकास करना। यह जो बीज विकास निगम है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1980 में आपके इसकी स्थापना होती है। वहीं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार है। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, 1.78 हेक्टेयर जो है मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो औसत आकार है 1.78 हेक्टेयर है। सर्वाधिक जोत का जो आकार है 5.6 हेक्टेयर हरदा जिले में, जबकि न्यूनतम जोत का जो आकार है आपका कटनी तथा नीमच जिले में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित जो है सिंचित रकबा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें यह बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की जितने भी जो कुल कृषि भूमि है उसका जो कितना प्रतिशत जो हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कि आपकी सिंचाई की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 37% मध्य प्रदेश की कुल कृषि भूमि का वह हिस्सा है जो कि आपका सिंचित है या जहाँ पर आपकी सिंचाई की जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है। चार ऑप्शन है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों द्वारा होती है। और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके कहाँ पर होती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल आपकी कौन सी है। चार ऑप्शन है, गेहूं, चना, गन्ना या कपास। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है जो गेहूं है आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका 24वें नंबर का है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो हाल ही में हमने पढ़ा कि कुओं तथा नलकूपों के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और कुओं द्वारा जो आपकी सर्वाधिक सिंचाई है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत जो है आपका कितना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, 21.12% जो है मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई आपके कहाँ पर होती है। तो चार ऑप्शन है, चंबल घाटी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र या उपरोक्त सभी क्षेत्र। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के वह सभी क्षेत्र है जहां पर क्या आपके जो है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में होती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बालाघाट सिवनी जिले जो कि मध्य प्रदेश के आपके दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर जो है आपके सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला आपका कौन सा है। चार ऑप्शन है, शहडोल, झाबुआ, डिंडोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश का जो डिंडोरी जिला है मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना से कितने कृषि भूमि सिंचित आपकी हो जाएगी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन डी, 2.70 लाख हेक्टेयर जो भूमि है इंदिरा सागर परियोजना से आपकी जो है सिंचित हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और किस जिले में स्थित है, तो ये आपके खंडवा जिले में स्थित है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है, तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है आपकी 1000 मेगावाट जो है आपकी इसकी निर्धारित की गई है। तो कहाँ पर स्थित है, आपके खंडवा में स्थित है, जिसे आपका पुनासा सागर या पुनासा परियोजना के नाम से भी जो है आपका इसको जाना जाता है।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि बाणसागर परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों पर आपकी सिंचाई होगी। तो 1,53,687 हेक्टेयर जो क्षेत्र है यह जो है बाणसागर परियोजना से आपका लाभान्वित होगा। बात करें कि बाणसागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की किस नदी पर बनी हुई है, तो यह मध्य प्रदेश की सोन नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो शहडोल में एक जगह है जिसका नाम है देवलोध, वहां पर जो है आपकी बाणसागर परियोजना है। यह आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है आपकी संयुक्त परियोजना है। तो यह थी आपके बाणसागर परियोजना से जुड़ी हुई जानकारी। और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन, मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन जो हमारा टॉपिक था उसका पार्ट 1 जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।